और आटा। किसी को कहो कि गेहूं और आटे में क्या फ़र्क है, तो लोग बात कह रहे हैं कि यार गेहूं और उसको क्या है, गेहूं को ग्राइंड करो और आटा आ गया। पहली स्टेज और सेकंड स्टेज यानी फाइनल स्टेज। और इन चीज़ों को सबको बाईपास कर देते हैं। और ये जैसे ही बाईपास होते हैं और अपने को इसमें पास करनी पड़ती है, क्योंकि ये बाईपास करेंगे तो अपने को पास करनी पड़ेगी। तो अपने को पास नहीं करने की वजह से आरसीएम ने इस पूरी सीक्वेंस के हिसाब से या प्रोडक्शन किया। अब देखिए, गेहूं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, खेत से पैदा होता है। और खेत से पैदा होने के साथ में इसमें इम्प्योरिटी वगैरह या जो भी है ऑर्गेनिक रिजेक्शन वगैरह सभी निकलता है। सब निकलने की वजह से क्या होता है कि गेहूं से सबसे पहले ये होता है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो टुकड़े टूट जाते हैं गेहूं के प्रोसेस के टाइम से, उसको अलग कर दिया जाता है। उसके साथ में डस्ट वगैरह होते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है। अब आता है आपका ऑर्गेनिक रिजेक्शन। ऑर्गेनिक रिजेक्शन में गेहूं की बाली है, गेहूं के पौधे के टुकड़े हैं, वो जो गेहूं के साथ में आ जाते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। थर्ड नंबर पर आता है ये जो गेहूं के कच्चे दाने होते हैं, इमेच्योर्ड गेहूं को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें केवल गेहूं आटा है ही नहीं, इसमें ये इम्प्योर गेहूं, ये इस प्रकार के जो होते हैं इनको अलग कर लिया जाता है। इस दौरान जो भी आपकी ऑर्गेनिक डस्ट निकलती है, उस ऑर्गेनिक डस्ट को भी अलग कर लिया जाता है। अब अपनी अगली स्टेज आ जाती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कंकर पत्थर, क्योंकि गेहूं खेतों में रहता है, खेतों में एक ढेर होता है, मंडियों में जाता है, गोदाम में जाता है, तो जमीन पे ढेर होता है। तो इस प्रकार के कंकर पत्थर उसमें जो गेहूं में आ जाते हैं उनको डिस्टोनर से अलग कर लिया जाता है। यहाँ तक आपका प्रोसेस पूरा हो गया। अब आती है गेहूं के पौधे के साथ में जो एक मड बॉल आती है। मड बॉल जो खेतों में होती है, उस मड बॉल में हल्की सी एयर रहती है। एयर रहने की वजह से यहाँ पे किसी भी प्रोसेस में वो अलग नहीं हो पाती है, क्योंकि उसकी डेंसिटी गेहूं की डेंसिटी के बराबर होती है लगभग। तो मशीनें क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। मशीनें जब एक्सेप्ट कर लेगी तो वो गेहूं के साथ में वो मड बॉल आ जाती है। अब उस मड बॉल को अलग निकालने के लिए मड बॉल की नेचर को चेंज करना पड़ेगा। जब मड बॉल की आपको नेचर को चेंज करते हैं तो उस गेहूं को रब किया जाता है। रब करके उस मड बॉल को फोड़ दिया जाता है, उसका डस्ट बना लिया जाती है। ये डस्ट क्या है, न्यूमेटिक सिस्टम से इसको ऊपर शक करके इसको अलग कर लिया जाता है और अपना गेहूं प्योर बच जाता है। इस डस्ट को जब शक करते हैं तो उस समय क्या, उसमें गेहूं भी संपर्क में आते हैं। जब संपर्क में आते हो तो गेहूं का शेप ऐसा है, ऐसा शेप होता है। तो जब गेहूं की ये वाला एंगल रहता है, यहाँ से यदि डस्ट जा रही है तो वहाँ यहाँ पे चिपक जाएगी तो वो गेहूं के साथ रह जाती है। इस डस्ट को रिमूव करने के लिए एक स्कॉलर मशीन होती है जिसमें नीडल्स लगी होती है। उस नीडल्स वाली मशीन में उसको भेजते हैं, वो घूमती रहती है और नीडल्स उसकी सफाई करती रहती है। तो इस प्रकार का ये जो इसकी गेहूं के साथ में जो उसमें लगी हुई डस्ट है, इसको निकाल लेती है। इसमें दोनों में आप फर्क देख लीजिए, ये प्योर डस्ट इसकी मड बॉल की डस्ट है और ये गेहूं के साथ में जो चिपकी हुई डस्ट है, क्योंकि इसमें गेहूं का कलर आएगा वो उसको छिलेगी करेगी। आपका पूरी तरह से आपका गेहूं तैयार हो गया, पूरा साफ हो गया। लेकिन मशीनों ने उसमें एडल्ट्रेशन दे दिया। जो मशीनों की घिसावट हुई, मशीनों का कोई पार्ट टूट गया, मशीनों में कोई भी किसी भी प्रकार की घिसावट वगैरह संभव नहीं है, तो वो गेहूं के साथ में आ गया। अब उसको डिटेक्ट करने के लिए उस पूरे गेहूं को एक मैग्नेटिक सिस्टम से निकाला जाता है। जब मैग्नेटिक सिस्टम से जो भी निकलेगा तो गेहूं के साथ में जो भी ऐड की हुई मशीनों की जो घिसावट है उसको रिमूव कर लिया जाएगा और उसको डिटेक्ट करके उसको अलग कर लिया जाए। गेहूं आपका पूरी तरह से तैयार है। अब समस्या आती है कि गेहूं कहाँ पे रहता है। गेहूं गोदामों में रहता है, काश्तकार के यहाँ रहता है, मंडियों में रहता है, बड़े बड़े ढेर होते हैं, बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, उनमें चूहों की चौकीदारी कोई नहीं करता। तो चूहे क्या करेंगे, उसी गेहूं पे जाएंगे, सभी कुछ काम उसी पे करेंगे। जो चूहे की जो गंदगी वगैरह जो होती है उसको रिमूव करने के लिए अपने पास कोई मशीन नहीं है, उसको धोके ही किया जाता है। तो गेहूं को हम वॉश करते हैं, वॉश करने पे जितना भी जो गंदा पानी वगैरह है उसको ड्रेन कर दिया जाता है। अब अपने पास गेहूं पूरा साफ है, पूरी तरह से कोई दिक्कत ही नहीं है। हम उस गेहूं को 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक स्टोर करते हैं। 8 घंटे का मतलब गर्मियों में 8 घंटे, सर्दियों में 12 घंटे। जो बीच का टाइम होता है 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, उस हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाए टेम्परेचर के हिसाब से। उस दौरान गेहूं एक जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है। जब गेहूं में जर्मिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो ये गेहूं एनवायरमेंट की नाइट्रोजन लेता है, इसके अंदर खुद के अंदर फोलिक एसिड बनाता है और फोलिक एसिड शरीर के लिए सबसे सुपाच्य प्रोटीन में से एक होता है। गेहूं में ऑलरेडी प्रोटीन होता है 11.5, लेकिन आपके आरसीएम के आटे में 12.98 यानी लगभग 13% प्रोटीन आता है। ये इसी कारण से है कि अपने गेहूं को जर्मिनेशन के लिए रख दिया। जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया टॉप लेवल में आ जाती है तो हम इसको ग्राइंड के लिए भेज देते हैं। ग्राइंड के लिए आपको ये सामने जो पत्थर है, ये पत्थर आपको नजर आ रहा है। हाँ, ये जो पत्थर है ये इस पत्थर पे ग्राइंड किया। अब इस पत्थर में आप शेप देखिए, ये कौन से पत्थर नहीं है। सबसे पहली चीज है आयरन कोटेड पत्थर है। इसमें आयरन कोटेड पत्थर में ये बीच में एक होल है, इस होल से एयर आती है और ये जो पीछे 6 लाइनें हैं देखिए आप, इस लाइनों में एयर एग्जिट होती है, वहां से एयर आएगी, इसमें एग्जिट
एक्चुअट होगी, वहां से ठंडी हवा आएगी, ये पत्थर घूमता रहता है 450 आरपीएम पे घूमता रहता है, इसके नीचे भी पत्थर होता है, इसके ऊपर पे पत्थर है, ये घूमता रहेगा, एयर आती रहेगी, तो इसमें एक एयर कूलिंग सिस्टम बन जाता है। एयर कूलिंग सिस्टम बनने से पत्थर गर्म नहीं होता है और आपका आटा जो ग्राइंड हो रहा है वो भी गर्म नहीं होता है, तो आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस नहीं होती है। अब आपका आटा पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से हाइजीनिक, पूरी तरह से तैयार है। लेकिन एक और दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आई? इस पत्थर ने घिसावट पैदा कर दी। जब दो पत्थर आप आपस में घिसेंगे तो क्या होगा? इसकी घिसावट आएगी, वो घिसावट गई कहाँ? आटे में आ गई। अब आटे में उस घिसावट को दूर करना है, तो आटे में पहचानेंगे कौन कि कहाँ पे इसकी घिसावट है, वो अपन उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो इस आटे को हम एक मैग्नेटिक सिस्टम से निकालते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि आयरन कोटेड पत्थर है, तो आयरन कोटेड पत्थर है तो इसकी घिसावट भी आयरन कोटेड होगी, और मैग्नेट क्या करेगा? आयरन को खींच लेगा। जो भी इसकी घिसावट है, उस घिसावट के साथ में यदि कोई अपने आटे का कण भी यदि इसमें टच हो गया और उसके साथ यदि लग गया, उस आटे को प्लस इसकी घिसावट को वो डिटेक्ट करके उसको अलग कर देगा। तो ये जो आटा है ये उसी में से निकला हुआ है, जो अपना जो फेस आटा है उसमें से निकला हुआ है। अब आपको इसमें मैग्नेट होगा साइड पीछे इसमें, जी है ना? तो इसको बंद कर दीजिए, आपका वीडियो हाँ चलिए ठीक है कर दीजिए भाई। अब मैग्नेट है कि नहीं इसमें? इसमें होगा, इसमें होता है, इसमें नहीं है आपका, होगा हाँ देखिए ये आपका चिपक गया। अब इसको आप आटे में लीजिए, उसको साफ कीजिए पहले। नहीं इसको हटा दीजिए, साफ कीजिए, एक कपड़ा होगा भैया, थोड़ा दिन हो गया सर। अब इसको आटे में यानी इसको आयरन कोटेड जो भी घिसावट है ये भी आपने अलग से रिमूव कर लिए। अब आपका 100% प्योर आटा है, बिना किसी हैंड टच के आपकी थैली में पैक होता है, और इसमें हमारे फिंगरप्रिंट नहीं होते, हम हाथ इसके नहीं लगाते। जो भी आज इसको पाउच को करेगा उसी के हाथ से होगा। और कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हैं, कोई शिकायत हो बता सकते हैं, कोई भी आपको कुछ लग रहा हो, कुछ समझ नहीं बैठा तो मैं उसको रिपीट कर सकता हूँ। थैंक यू। इसका चोकर इसी में, इसका चोकर इसी में है, चोकर इसी में है, इसका 100% चोकर इसी में है। हम इसको चोकर नहीं निकालते। और इसमें इसका फाइबर है 10 पॉइंट समथिंग, इसका फाइबर इसी के अंदर आता है, 10 पॉइंट फाइबर इसी के अंदर आता है। 0% इसमें शुगर है, कोई इसमें ऐड किया हुआ नहीं है। जो भी न्यूट्रिशन ये प्रोटीन बन रहा है वो भी नेचुरल तरीके से जो प्रोटीन बन रहा है वही हो रहा है। वो हम इसलिए करते हैं कि जब जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो अच्छा फोलिक एसिड बनता है। फोलिक एसिड बनने से आपकी रोटी फूलेगी, रोटी सुपाच्य रहेगी, रोटी आपको जाते ही ऐसे टेस्ट लगेगी। एक चीज मैं आपको और बताऊं, लोग बाग किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप पत्थर में ही क्यों करते हो, इसके लोहे के मशीन क्यों नहीं बनाते हो? तो मैं आपको बताऊं कि आपने मिक्सी में चटनी देखी होगी, मिक्सी की चटनी और सिलबट्टे की चटनी भी आपने खाई होगी। कौन सी टेस्ट किसमें आता है? सिलबट्टे में आता है, घिसा होता है। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, आपने बहुत सही कहा। जब भी किसी चीज को यदि पीसते हैं ना, तो जब तक उसका स्ट्रक्चर नहीं टूटेगा, उसका जो आणविक संरचना होती है किसी भी योगी की, जो आणविक संरचना टूटेगी नहीं ना, तब तक उसमें टेस्ट रस नहीं आएगा। तो इसमें गेहूं की आणविक संरचना टूटती है, आणविक संरचना टूटने से गेहूं में एक रस पैदा होता है, जो अपन रोटी खाते हैं उसमें टेस्ट आता है। इसी प्रकार के आप केला खाओगे, केला को काट के खाओ और केला ऐसे खाओ, उसमें फर्क पड़ेगा। एप्पल को आप खाओ, एप्पल को काट के खाओ, ऐसे खाओ, एप्पल में रस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ रहे हो आप दांत से, अलग अलग एंगल से टूट रहा है। चाकू से एक ही एंगल से टूटेगा, 180 के एंगल से चाकू से टूटेगा, लेकिन आप जब खाओगे तो उसके 180 भी होगा, 220 भी होगा, 360 भी होगा, अलग अलग एंगल से वो टूटेगा। तो जब इसकी आणविक संरचना टूटती है ना, तो उसमें रस पैदा होता है। सिलबट्टे की चटनी अच्छी लगने का कारण भी यही होता है कि उसमें उसकी आणविक संरचना होती है। यूं इससे पिसा जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर टूटेगा, स्ट्रक्चर टूटने से अपने को रोटी में टेस्ट आएगा, रोटी फूलेगी, सब कुछ होगा। तो ये इसीलिए पत्थर की चक्की में पिसा जाता है। कहीं भी जाओ पत्थर की चक्की का आटा सबसे बेस्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि चक्की का आटा चाहिए हमें, मिल का आटा नहीं चाहिए, चक्की का आटा। थैंक यू सर। एक सवाल और सर, हाँ जी, ये आटा जब हम लोग तैयार करते हैं, गुथते मतलब पानी मिक्स करते हैं उसको, तो फिर उसको रखना पड़ता है थोड़ी देर, 15 मिनट, तो रोटी वो बेस्ट बनता है। इसका क्या कारण है सर? इसमें कारण है कि उसमें एक ऑक्सीडेशन की क्रिया स्टार्ट, ग्लूटोन उसमें उसको अपने आप में जब भी कोई पानी डालेंगे तो उसमें एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो एक ग्लूटोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लूटोन जो उसका ग्लूटोन बनेगा, रोटी अच्छी से बेली जाएगी और रोटी सूखेगी नहीं, वो पानी ऑब्जर्व कर लेगी और पानी को एज इट इज रखेगी।
रोटी नरम बनेगी, रोटी फूलेगी और रोटी में टेस्ट आएगा। आप हाथों हाथ करके तो उसमें पानी ऑब्जर्व ही नहीं हुआ, और पानी ऑब्जर्व नहीं हुआ तो उसमें ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं। इस वजह से 15 मिनट तक उसको रखना पड़ता है। तीसरी बात मैडम मैं और बताऊंगा आपको, जब भी आपका तवा गर्म हो जाए, कच्चे तवे पे कभी मत रोटी डालो। तवा ज्यादा गर्म हो जाए उसमें भी रोटी मत डालो। यदि आपका तवा ज्यादा गर्म हो गया है, एक सूती कपड़ा घुमा दीजिए उस पर, उसका टेम्परेचर 1 सेकंड में मेंटेन हो जाता है। जैसे ही आपका तवा ज्यादा भी गर्म हो गया, कोई बात नहीं, सूती कपड़ा घुमाया, आपका टेम्परेचर बिल्कुल एज इट इज नॉर्मल टेम्परेचर है, तो मतलब जो आपको चाहिए वो टेम्परेचर मिल जाएगा। तो रोटी कच्चे तवे पे जाएगी तो भी आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी, जी सर, है ना? कच्चे तवे पे रोटी अच्छी नहीं बनेगी, टेम्परेचर पूरा चाहिए। ज्यादा तवा गर्म हो जाएगा तो रोटी लाल हो जाएगी, है ना? तो अगर ज्यादा गर्म हो भी गया भाई, किसी कारण से आपका गैस चालू रहेगा, किसी कारण से दूसरा कोई किसी कारण से दूसरे गैस पे आपकी सब्जी वगैरह हो जाए, तो ज्यादा गर्म हो गया तो उसमें हल्का सा कपड़ा घुमा दीजिए, सूती कपड़ा घुमा दीजिए, आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा वापस। ठीक है, थैंक यू सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।